जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आज अमेरिकन रिवॉल्यूशन को कवर करने वाले हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाकी जो कॉलोनीज थी उनके भी इंडिपेंडेंस के लिए। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहीं पर भी अगर आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। इतने ज़बरदस्त तरीके से आज हम ये लेक्चर जो है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए आप एमएम अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना मत भूलिए। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसी के साथ साथ पीडीएफ के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। तो देखिए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें 1765 टू 83। अब देखिए, रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली क्रांति की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की शुरुआत है हम बोल सकते हैं कि रफली 1857 जो है वहाँ से शुरू हो गई थी। जो अगर हम जोरों शोरों से बोलते हैं तो 1885 के बाद से, जब से हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती हुई देखने को मिलती है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट। और फुल इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि 1935 है ना। उसके बाद से कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसकी जो एक मतलब बेसिकली उठाव है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ देखने को मिला। तो ये एक प्रोसेस थी। ऐसा नहीं था कि सडनली कोई एक बंदा जो है वो खड़ा हो गया और उसने बोला कि नहीं, इंडिपेंडेंस जो है उसकी ज़रूरत है ना। ये एक प्रोसेस थी। धीरे 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 पहले डोमिनियन स्टेटस, देन धीरे 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 इंडिपेंडेंस जो है उसकी यहाँ पर बात हुई। उसी तरीके से हमें अमेरिकन रिवोल्यूशन जो है वो भी देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया में काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि जो निगोसिएशन है वो कुछ अलग तरीके से हो रहे थे। लेकिन अमेरिका में अगर देखा जाए तो निगोसिएशन जो है वो इस तरीके से हुए कि सट सट की और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, उस तरीके की बात हुई। तो यहाँ पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जिसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली किस तरीके का रहा है, क्यों रहा है, तो पहले हम एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में इसको देख लेंगे, है ना। इस पर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट स्टोरी के रूप में देख लेंगे। देन उसके बाद जो उसके रीजंस है, जो उसके सिग्निफिकेंस है, लॉन्ग टर्म रीजन, शॉर्ट टर्म रीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर जो मेंस में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं उस हिसाब से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या है, दुनिया का पहला एंटी कॉलोनल स्ट्रगल है। कॉलोनल स्ट्रगल मतलब क्या होता है कि कोई लोग हम पर राज कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे पे राज करने आए थे, तो वो क्या था, कॉलोनीज अपनी उन्होंने स्थापित की थी। तो कॉलोनीज के अगेंस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो वो कहते हैं हम एंटी कॉलोनल, और वो स्ट्रगल को हम कहते हैं एंटी कॉलोनल स्ट्रगल। और ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये दुनिया का पहला एंटी कॉलोनल स्ट्रगल जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब बेसिकली क्या था कि अगर मैं आपको रफली बताऊं तो जो अमेरिका में लोग गए थे वो यही लोग गए थे, यूरोपियन लोग ही गए थे। इसीलिए इस भाई साहब बोल रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। मतलब बाकी जो हमने कॉलोनी स्थापित की थी बाकी बाकी जगहों पर, बाकी देशों में, वो तो इतना उठाव नहीं किए। लेकिन हमने जो हमारे ही लोग अमेरिका में भेजे थे कि भाई तुम वहां पर जाकर सेटल हो जाओ, तुम वहां पर जाकर अय्याशा करो, अपना मजा करो, उन्हीं लोगों ने उठाव करके एक दूसरा देश जो है वो बना लिया, अमेरिका बना लिया। ये कैसे हो सकता है, तो ये क्यों हुआ, हमें हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो यहाँ पर भाई साहब बोल रहे बिकॉज यूर टू। खैर, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं हुआ क्या था। रफली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी के रूप में अगर हम देखेंगे देन उसके बाद समझने में आसानी जाएगी जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स देखेंगे। तो क्या था, देखिए, जो लोग हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से यूरोप में रह रहे थे। यूरोप में अलग अलग तरीके की क्रांतियाँ हो रही थी, यूरोप में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हो रहे थे। अब वहाँ पर कुछ लोग जो है उनसे चिढ़ जो है मची हुई थी। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि हमारे एरिया में अगर कोई ज़बरदस्ती की दहशत फैलाने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती दूसरों को सताने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती कुछ बुरा नेगेटिव फैलाने की कोशिश करे, तो क्या किया जाता है, उसे तड़ीपार कर दिया जाता है। शब्द आपको पता होगा, तड़ीपार कर दिया जाता है, मतलब उस एरिया से उसको भगा दिया जाता है कि भाई तुम दूसरी जगह जाके रहो, ये एरिया में तुम वापस नहीं दिखने चाहिए। तो हुआ क्या, यूरोप में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जो मेन यूरोपियन लोग हैं उनको सुहाते नहीं थे। ठीक है, ये भी यूरोपियन, लेकिन उनको सुहाते नहीं थे कि यार ये लोग जो है हमको नहीं चाहिए। इसीलिए क्या हुआ,
इसीलिए जो यूरोप है वहां से उनको भगा दिया गया, वहां से उनको निकाल दिया गया। ये जैसे बोल रही है कि चलो निकलो, तो मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली इनको यहाँ से तड़ी पार कर दिया गया। अब तड़ी पार करके ये लोग कहाँ जाएंगे, तो इन्हीं की जो कॉलोनी थी वहां पर ये लोग जाकर स्थापित हो गए। मतलब बेसिकली यूएसए जो है, यूएसए तो अभी हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर वेरियस जो कॉलोनी मतलब वेरियस जो स्टेट्स है वो साथ में मिलकर यहाँ पर उन्होंने एक जो देश है वो बनाया। लेकिन उस समय पर क्या था, उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो लोग थे, इन्हीं लोगों ने जाकर वहां पर अपनी अपनी कॉलोनीज जो है बनाना शुरू कर दी। तो अब यहाँ से ये लोग इस तरफ जा रहे थे, मतलब बेसिकली यहाँ से ये लोग इस तरफ जा रहे थे। तो कहाँ पर, जो यहाँ पर पहली बार जमीन दिखेगी वहीं पर जाकर वो अपना मतलब यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ थोड़ी जाएंगे, है ना। इतना ट्रैवल क्यों करेंगे जमीन को कि यहाँ पर जाकर सेटल हो जाए। ये लोग क्या किए, यहीं पर जाकर सेटल हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो बेसिकली क्या है, इसी तरीके से ओरिजिनल 13 कॉलोनीज जो है वो यूएसए में जाकर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर आप जो रेड इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये है ओरिजिनल 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज वहां पर इस तरीके से बनी कि यूरोपियन जो लोग थे वो वहां पर जाकर सेटल होने लगे। अब ये यहाँ पर कॉलोनीज बनी, तो ये लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे, ये लोग वहां पर अपनी जो लाइवलीहुड है उसको प्रिपेयर करेंगे, है ना, कि भाई हम यहाँ पर जिएंगे कैसे, हम यहाँ पर जिंदा कैसे रहेंगे, तो हमें कुछ यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कॉलोनीज के लोग थे ये यहाँ पर काम करने लगे। कुछ लोग इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज की चीज़ें बोलिए, कुछ लोग फार्मिंग बोलिए, इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो करने लगे। अब ये जो लोग हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, क्या ये स्वतंत्र थे, क्या ये इंडिपेंडेंट है? जी नहीं, ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे। ये लोग काम कर रहे थे किसके अंडर में, किसके अंडर में, ये लोग काम कर रहे थे भाई साहब ब्रिटिशर्स के अंडर में। क्योंकि ये जो है ये पूरा, ये किसके अंडर में आ रहा था, ये आ रहा था ब्रिटिशर्स के अंडर में। मतलब बेसिकली ये जो कॉलोनीज है, ये कॉलोनीज किसकी थी, ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो है उन्हीं की कॉलोनीज थी। ये किसकी कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनीज थी। तो मतलब ये लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो ब्रिटिशर उनको करने के लिए कहेंगे। तो यही चीज यहाँ पर चल रही थी, क्योंकि उन्हीं के तो इस पे आए थे ना कि भगो तुम, चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब कहाँ जाएंगे यार, कहाँ जाएंगे इस उम्र में, कहाँ जाएंगे, चलो यूएसए जो है ना वहां पर जाओ, वहां पर जाकर सेटल हो जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। चले गए वहां पर जाकर सेटल हो गए। अब भाई साहब यहाँ पर हम क्या करें, हमारी जिंदगी कैसे बिताएंगे, कुछ तो बताओ। चलो तुम एक काम करो, ये काम करो, ठीक है, ये काम करो। तो अब ये काम जो है ये लोग करने लग गए। अब करने लग गए, धीरे 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 करने लग गए। तो अब यहाँ से कुछ निकलने लगा, कुछ आने लगा। तो अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर जो प्रोडक्ट निर्माण हो रहे थे उस पर भी कब्जा जमा रहे थे। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, उसको भी नियंत्रित किया जा रहा था। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रूलर था वो कौन था, तो वो ब्रिटिश जो है वही रूलर था, वही इन पर राज करता था। मतलब बेसिकली अब जो तुम यहाँ पर बना रहे हो, अब जो तुम यहाँ पर कमा रहे हो, तुम ऐसे ही नहीं कमा सकते भैया, तुम्हें यहाँ पर दुगना लगा देना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर पैसा जो है वो हमको देना पड़ेगा। अब इसी बीच क्या हो रहा था, इसी बीच जो यहाँ पर जाकर लोग सेटल हो रहे थे, यहाँ पर इन्होंने जो अपनी कॉलोनीज बना ली। अब कॉलोनीज बनाने के बाद हुआ क्या, कि समझ लो यहाँ पर एक यूरोपियन मर्द है, एक कोई लेडी है, उनके बीच में प्यार हो गया। प्यार हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, प्यार हुआ है। ये होने के बाद हुआ क्या, ये होने के बाद उनमें शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या होगा भाई साहब, बच्चा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अब पैदा होने लगे। अब आगे की कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर देखिए ये जो लोग हैं, ये लोग जो है, जो पहले आकर कॉलोनीज यहाँ पर इन्होंने अपनी बना ली, ये लोग कंप्लीटली रिलाय कर रहे थे कि इन पर, ब्रिटिशर्स पर, कि इनके वजह से हम यहाँ पर जिंदा रह पा रहे, नहीं तो हमको तो भैया मार दिया होता। हमको तड़ी पार करके एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है, यहाँ पर हम अपनी जिंदगी जो है वो बिता रहे हैं, तो हम यहाँ पर शरणागति है ब्रिटिशर्स की। ये इस तरीके से रह रहे थे, ठीक है। इसलिए जैसा ब्रिटिशर्स कह रहा था वैसा ये लोग कंप्लीटली कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो यहाँ से जो भी वेल ऑयल है, मतलब यहाँ पर जो बेसिकली 13 कॉलोनीज आई थी, ये 13 कॉलोनीज अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही थी। अब क्या हो रहा था, जो नीचे की साइड है उसमें शुगर, मोलासेस, वुड, ये सारी चीज़ें लोग बना रहे थे। राइस, सिल्क, इंडिगो, टोबैको, ये सारी चीज़ें बना रहे थे। वेल ऑयल, लुम्बर, फर्न्स, ये सारी चीज़ें बना रहे थे। और ये जो पूरा रॉ मटेरियल है, ये जो पूरा एग्रीकल्चरल चीज़ है, ये ले कौन रहा था, ये
ब्रिटिशर्स अपने पास ले रहे थे। ये ब्रिटिशर्स अपने पास ले रहे थे कि भाई साहब तुमने निकाल लिया ना, ये हमको दो। ये किसको दो? ये हमको दो। और ये लेने के बाद यहाँ पर उस चीज को वो प्रोसेस कर रहे थे, यहाँ पर लग्जरियस आइटम्स बना रहे थे, यहाँ पर उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो बेसिकली रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट जो है उसमें तब्दील करके इन्हीं लोगों को वापस दिया जा रहा था। ये जो चीज है वापस इन्हीं लोगों को दिया जा रहा था। एंड यहाँ से अफ्रीका जो है, अफ्रीका से मोस्टली क्या होता था, जो स्लेव्स है, गोल्ड है, ये सारी चीजें ली जाती। तो बेसिकली यहाँ पर स्लेव्स जो है कहाँ भेजे जाएंगे? यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये जो कॉलोनीज है यहाँ पर स्लेव्स भेजे गए। स्लेव्स भेजे गए कहाँ से? अफ्रीका जो है वहां से स्लेव्स भेजे गए कि भाई साहब तुम यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर जाकर उनकी मदद करो, यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है उसको जल्दी जल्दी बनाओ और ये रॉ मटेरियल हम लेंगे, यहाँ पर इसको फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे और अमीर होंगे। बेसिकली हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला रहे हैं किस पर? दूसरों के पैसों पर। तो इस तरीके से जैसे इंडिया में हो रहा था ना, इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स है वो सस्ते दामों पर ब्रिटिशर्स अपने पास लेकर जा रहे थे, वहां पर फिनिश प्रोडक्ट बना रहे थे, वही फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आकर बेच रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर चीजें जो है वो चल रही थी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो गन्स है, क्लोथ्स है, आयरन है, बियर है, सारी चीजें क्या हो रहा था यहाँ पर आकर वो बेच रहे थे। मतलब बेसिकली दुनिया में यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो बड़ा माल है वो यहाँ पर आकर बेच रहे थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से लोगों में थोड़ा आक्रोश जो है वो पैदा हुआ। यहाँ पर जो कॉलोनीज थी इनमें आक्रोश पैदा हुआ कि यार हमसे रॉ मटेरियल लिया जा रहा है और उसे फिनिश करके हम करते हैं ना उसको प्रोसेस, हम करते हैं उसको फिनिश गुड में हम तब्दील करते हैं। आप हमसे रॉ मटेरियल ले रहे हो, उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में दे रहे हो, ये तो गलत बात हो गई भाई साहब। ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो मतलब ये इसका कोई प्रबंध जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले के लोग यहाँ पर गए थे, तड़ी पार होकर जिन्हें भेजा गया था, वो तो इनके कर्जों में डूबे हुए थे। उन्होंने तो बोला भाई साहब हम आपके सामने नजरें कैसे उठाएंगे, हम आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे पैदा हुए उनके द्वारा उठाव जो है वो देखने को मिला। उन्होंने बोला यार हमारे माँ बाप यूरोपियन थे, वो यहाँ आए, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पैदा हुए, मतलब हम यूरोपियन हैं, हम यहाँ पर अमेरिकन हैं, वी आर अमेरिकन। तो अगर हम अमेरिकन हैं तो हम पर आप शासन कैसे कर सकते हो? हम पर आप जुल्म कैसे कर सकते हो? हमसे आप लगान कैसे मांग सकते हो? हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो वी आर अमेरिकन, नॉट यूरोपियंस एंड नॉट ब्रिटिशर्स। सो यू कैनॉट फोर्स अस फॉर एनीथिंग। आप लोग हमको फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पर एक उठाव जो है वो हमें देखने को मिला। ये जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर किया जा रहा था वो उठाव हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो यहाँ पर एक दूसरी पीढ़ी आ रही थी, जो यहाँ पर नई पीढ़ी आ रही थी, वो यहाँ पर अपने आप को अमेरिकन बोल रही थी। एक नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ। नेशनलिज्म डेवलप होने की वजह से जो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे, लगान मांग रहे थे, उसके विरोध में यहाँ पर ये जो नई पीढ़ी है वो खड़ी हुई। और उस पर जो ब्रिटिशर्स है वो बोल रहे थे बढ़ाओ भाईचारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, क्या कर लोगे तुम लोग, क्या कर लोगे, कर तो रहे ना हमें जो करना है वो, है ना। यहाँ पर इनकी सटक गई भाई साहब, इनकी सटक। इन्होंने बोला भाई ऐसा है ना, ठीक है लाओ चाय जो है ये भाई साहब बहुत जबरदस्त थी चाय, मतलब दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर वो बेचा करते थे, बड़े महंगे महंगे दामों में बेचा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला ठीक है भाई साहब ऐसा ऐसा कर रहे हो ना आप, लाओ चाय की तुम्हारी लेके आओ, जो चाय की शीप है वो लेके आओ। ठीक है, तो बॉस्टन एक शहर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर बॉस्टन। बॉस्टन एक शहर है, वहाँ पर जो शीप है वो जैसी अराइव होती है, जैसे ही अराइव होती है यहाँ पर जो अमेरिकन्स थे, अब मैं ब्रिटिशर्स नहीं बोलूँगा, अब मैं यूरोपियंस नहीं बोलूँगा, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा अमेरिकन्स। अमेरिकन्स थे, उन्होंने यहाँ पर की बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी मतलब क्या? मतलब क्या यहाँ पर उन्होंने जो चाय के डब्बे थे वहाँ पर चाय बना बना कर मस्त पी ली? जी नहीं, इन्होंने जितनी भी चाय के मतलब चाय पत्ती के जो कंटेनर थे उन सभी को निकाल कर पानी में फेंक दिया। समझ में आ रहा है आपको? पानी में फेंक दिया। और इसी के साथ यहाँ पर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ कहा जाता है इसे बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी जहाँ पर सभी कंटेनर्स को पानी में फेंक दिया जाता है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में
विद्रोह हमें देखने को मिलता है, एक नेशनलिज्म, एक जो स्वदेश की भावना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नई पीढ़ी जो थी अमेरिकन की, उसमें देखने को मिली। तो ये पूरा कारभार जो है वो हमें देखने को मिलता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी स्टोरी जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर मेंस पर्सपेक्टिव से मतलब थियोरी जो है वो भी आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लोग गए थे, बेसिकली जो तड़ीपार होकर लोग गए थे, वो साइज में मल्टी कल्चरल थे, अलग अलग कल्चर के लोग, क्योंकि यूरोप से अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग साइज के लोग, अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर आ रहे थे, है ना। और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो इंडिपेंडेंट फार्मर जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे कि भाई वहाँ से निकल गए, वहाँ से उनको तड़ीपार कर दिया और वहाँ से यहाँ पर अमेरिका में आके वो सेटल हो गए। इन्फर्ट इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हुई, जैसे वूल हो गया, फ्लैक्स हो गया, लेदर हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर डेवलप हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे सिविल वॉर का, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर, उसमें ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि यहाँ पर जो 13 कॉलोनीज थी ना, वो भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड थी, यहाँ पर नॉर्थ एंड यहाँ पर साउथ। तो नॉर्थ अगर आप देखोगे तो फिशिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप किए गए, और अगर हम सदर्न पार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो फार्मिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर आपको भी सोचने में दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी बताने में दिक्कत नहीं होगी कि ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ लगते हैं, ज़्यादा लोग लगते हैं फार्मिंग में, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो स्लेव्स आते थे, स्लेव्स सबसे ज़्यादा हमें सदर्न पार्ट में देखने को मिलते थे, क्योंकि वहाँ पर फार्मिंग जो है वो ज़्यादातर थी। तो इसलिए स्लेव्स जो अफ्रीका से आते थे वो यहाँ पर हमें सदर्न पार्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलोनीज जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थी, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थी, लेकिन ऑटोनॉमी जो है इंटरनल मैटर में उनको दिया जाता था कि भाई हमने ही भेजा हुआ है, अपने ही लोग हैं यार, कितना भी कुछ अपने तो अपने होते हैं, उससे थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी जो है दी जाती है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन जो है वो यहाँ पर चलता रहता था, है ना। बेसिकली ऑटोनॉमी किस तरीके से थी कि हर एक कॉलोनी जो है उनकी लोकल असेंबली थी, एंड यहाँ पर वोटर्स जो है क्वालिफाइड वोटर्स वो यहाँ पर इलेक्ट करते थे गवर्नर को। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो है, लेकिन यहाँ पर मेन गवर्नर है, जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नर कौन था, वॉइसरॉय कौन था, ब्रिटिशर थे, उसी तरीके से यहाँ पर उन्हीं के लोग जो है वो रखा करते थे। इनिशियली रिस्ट्रिक्शन जो है कम थे, लेकिन 1763 के बाद से ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज थ्री जो है वो यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल्स को काफ़ी टाइट कर देते हैं। कंट्रोल्स यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब अब यहाँ पर जो भी होगा वो हम जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, हम बोले दाढ़ी हाली, इस तरीके से काम होगा। अब उठाव क्यों हुआ, देखिए क्या होता है ना, उठाव जब भी होता है या फिर ब्रेकअप जब भी होता है तो कोई एक कारण उसके पीछे नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब सलमान खान है और जैकलीन है, ठीक है, ये मतलब रियलिटी से इसका कोई ये नहीं है, समझ लो कि एक एग्जांपल के रूप में कि एक्टर को एक एक्ट्रेस को लिया क्योंकि वो जाने पहचाने चेहरे हैं, इसीलिए एक एग्जांपल उस तरीके से ले रहा हूँ। यहाँ पर रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है कि रियल लाइफ में मैं यहाँ पर इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दर्शा रहा हूँ तो ये रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, दो रैंडम लोगों को लिया हुआ है ऑफ अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पर समझ लीजिए सलमान खान और जैकलीन जो है वो यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पर सलमान खान जो है जैकलीन को लेकर जाते हैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने के लिए। अब वो कुछ जो ड्रेस होते हैं वो यहाँ पर ट्राई करके जैकलीन आती है एंड यहाँ सलमान खान को पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो यहाँ पर सलमान खान जो है वो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन तुमको जिम जाना चाहिए, फिटनेस बढ़ेगी। तो जैकलीन जो है वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और सीधा बोलती है आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, और ब्रेकअप करके सीधी चले जाती है। अब सलमान खान को समझ में नहीं आ रहा, यार मैंने तो इतना ही बोला कि सिर्फ जिम लगाना चाहिए, है ना, फिटनेस बढ़ेगी। लेकिन ये भाई साहब को ये समझ में नहीं आया कि ये जो इन्होंने बात कही है ये तो शॉर्ट टर्म है, मतलब इमीडिएट इफेक्ट है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जैकलीन के मन में पहले से पाइल अप होती जा रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें पाइल अप होती जा रही थी। वो लॉन्ग टर्म रीजंस थे जो उन्होंने बचा कर रखी थी कि बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे, कि सलमान खान अकेले अपने फार्म हाउस पे क्यों चले गए, ये उन्होंने बहुत पहले से सोच के रखा था। चीड़ बढ़ती जा रही थी, सलमान खान ने इस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में क्यों लिया, चीड़ बढ़ती जा रही थी। सलमान खान ने अपने पिक्चर में खुद गाना क्यों गाया, चीड़ बढ़ती जा रही थी। तो जो सपा, तो यहाँ पर जो चीड़ है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये तो लॉन्ग टर्म रीजंस थे। एंड शॉर्ट टर्म रीजन क्या था, इमीडिएट इफेक्ट क्या था कि इन्होंने मोटा बोल दिया, तो इस वजह से वो ब्रेकअप करके चली गई।
उसी तरीके से जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म रीजंस और शॉर्ट टर्म रीजंस थे, उसी तरीके से हर फाइट में, जैसे हमने 1857 का रिवोल्ट देखा था मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में, कि लॉन्ग टर्म रीजंस थे, शॉर्ट टर्म इमीडिएट इफेक्ट्स थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे और कुछ शॉर्ट टर्म थे। अब लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उसमें आता है सबसे पहले इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है बेसिकली मेंस के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको जो कैसे लिखोगे आप तो पॉइंट में दिए हैं, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, जब आप पीडीएफ के थ्रू इसको रिवाइज करो तो रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है, कोई बकवास नहीं है, कोई फालतू की चीजें नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है भाई साहब, ये लिख दो मार्क फुल है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क जो है वो गधे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यूपीएससी क्लियर करना है या स्टेट पीएससी क्लियर करना है तो स्मार्ट वर्क जो है वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज क्या थे, नेविगेशन एक्ट, यहाँ पर अलग अलग एक्ट लेकर आए। जैसे मैंने आपको कहा स्ट्रिक्टनेस जो है बढ़ा दी गई थी, समझ लो आसान शब्दों में लगान जो है वो मांगने लगे थे, अलग अलग तरीके के एक्ट लेकर आए, जिससे कि अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, जिससे कि अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक हालत है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ पर था फार्मर जो है उनको ज़बरदस्ती के पैसे देने पड़ेंगे, है ना, कर्ज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा था, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दामों में लेकर फिनिश गुड महंगे दामों में बेचे जा रहे थे, ये सारे फैक्टर्स थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रहे थे। एक नेविगेशन एक्ट लाया गया 1651 में, ये इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि शिपिंग इंडस्ट्री जो है ब्रिटेन की उसको प्रमोट किया जाए। अमेरिकन शिपिंग इंडस्ट्री मतलब भाई अमेरिका जो है वहाँ से कोई शिपिंग जो है वो नहीं जाएगा, सब कुछ ब्रिटिश की तरफ से आएगा। तो ब्रिटिश शिपिंग जो है वही यहाँ पर आएगी, वही यहाँ पर सब कुछ देगी, वही आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए, सारी चीज़ें। अमेरिका की जो शिपिंग है वो कुछ भी नहीं करेगी। तो ये एक्ट लाया गया जिससे कि अमेरिका जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अमेरिकन जो लोग थे, अमेरिकन को कंपेल्ड किया गया कि आप 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हमें बेचोगे, एक राइस, टोबैको और कॉटन, सिर्फ ब्रिटिश मर्चेंट्स को बेचोगे। अब समझ लो कि यहाँ पर दूसरी दुनिया में, दूसरी जगह पर जो लोग रह रहे हैं दुनिया में, उनको अगर बेचते थे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप ब्रिटिशर्स को ही बेचोगे और हम यहाँ पर सस्ते दामों में आपसे लेंगे और उसको ही फिर प्रोड्यूस करके, उसको ही बराबर प्रोसेस करके आपको महंगे दामों में बेचेंगे, पूरी दुनिया को महंगे दामों में बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही थी जो खटक रही थी कि भाई राइस, टोबैको, कॉटन क्यों सिर्फ हम आपको बेचें, हम किसी को भी बेच सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अमेरिका में उसको डिस्करेज किया। वो बोला कि भाई ब्रिटिश अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वहां पर हो गया तो उनका मार्केट बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपना मार्केट, जैसे 3 इडियट्स में है ना, आप अगर टॉपर ना आ सको तो दूसरों के मार्क्स कम कर दो, आप अगर अपने मार्क्स ना बढ़ा पा रहे हो तो आप दूसरों के मार्क्स कम कर दो, अपने आप टॉपर आ जाओगे। उसी वही पद्धत जो है यहाँ पर, चतुर वाली पद्धत जो है यहाँ पर इन्होंने अपनाई। तो इकोनॉमिक इशू जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक था। देन दूसरा यहाँ पर था नेशन इन मेकिंग। जैसे यहाँ पर जो जैकलिन है उनके मन में बहुत पहले से चल रहा था, यार मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ यार, मेरे को जरूरत नहीं बॉयफ्रेंड, आई वॉन्ट हस्बैंड जस्ट टू मेक बेबीज। खैर ये तो प्रियंका चोपड़ा ने बोला था काफ़ी पहले, लेकिन ये इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, वो यहाँ पर जैसे जैकलिन के मन में आ रही थी, बहुत पहले से पाइल अप हो रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रिटिशर्स, अमेरिकन जो उनके बच्चे जब आए तो एक नेशनलिज्म यहाँ पर डेवलप हो गया था। तो यहाँ पर जो अमेरिकन कॉलोनीज है वो ग्रेजुअली यहाँ पर हो रही थी कि भाई हमें यहाँ पर एक स्टेटस चाहिए नेशन का, जो है वो ब्रिटिश जो है वो करने को तैयार नहीं थे। जैसे इंडिया में बोला जाता था भाई हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ब्रिटिशर्स बोले नहीं हम नहीं दे सकते। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा था, हमें भाई स्टेटस दो, नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए अमेरिकन इंटेलेक्चुअल लीडर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने यहाँ पर हिंट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यहाँ पर जो नहीं देंगे, है ना, अगर आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए, नई आइडेंटिटी दी जानी चाहिए ऑफ अमेरिका, लेकिन ब्रिटिश जो है उन्होंने उसको ज़रूरत समझे ही नहीं। क्लास इंटरेस्ट आ रहा था, मर्चेंट जो है वो रिवोल्यूशन यहाँ पर ला रहे थे, मांग कर रहे थे कि रिवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन लेकिन जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन वो इसको मांग नहीं रहा था कि भाई हम आपके अंडर में काम नहीं करना चाहते, हम आपके अंडर में नहीं रहना चाहते इकोनॉमिकली, हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दो, इकोनॉमिक फ्रीडम दो, वो नहीं दी जा रही थी। स्मगलर जो है, मतलब बेसिकली देखिए अलग अलग जो क्लासेस है वो कैसे यहाँ पर दूरी रखना चाह रहे थे ब्रिटिशर से कि हम यहाँ पर हमें हमारे हिसाब से काम करने दो। मर्चेंट क्यों चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर हम खुद बेचेंगे, खुद के दामों में बेचेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। स्मगलर जो थे वो भी यहाँ पर रिवोल्यूशन चाह रहे थे, क्यों,
क्योंकि उनको फ्री मूवमेंट चाहिए थी अटलांटिक ईस्ट में। ब्रिटिशर्स ने रोक दिया था कि भाई आपको कुछ शिपिंग नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकते। स्मगलर जो है वो यहाँ पर रोके जा रहे थे, तो स्मगलर्स भी चाह रहे थे। देन यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर जो है वो भी यहाँ पर चाह रहे थे रिवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आगे जाकर उनको राज करना था, तो वो भी चाह रहे थे जल्द से जल्द यहाँ पर हमें आज़ादी मिले, जिससे कि हम यहाँ पर हमारा राज जो है वो कर सके। स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल जो है वो भी रिवोल्यूशन चाह रहे थे, क्योंकि रिपब्लिकन आइडियाज पढ़ रहे थे। पता है नए नए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, नए नए अगर एस्पिरेंट है और नई नई उन्होंने पॉलिटी पढ़ ली है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है, तो किसी के साथ भी डिबेट में बैठ जाएंगे। अगर कोई बस इतना बोल दे यार देश में ना पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, कम होने चाहिए, जबकि बाहर की दुनिया में देखो कितने कम है। अगर आप नया नया एस्पिरेंट हो और नई नई सारी चीज़ें, आप टैक्सेस के बारे में बताएं, आपको पता है सरकार टैक्स कितना लेती है, केंद्र सरकार इतना लेती है, राज्य सरकार इतना लेती है, प्रोसेसिंग फी इतनी होती है, देन उसके बाद जो एजेंट्स होते हैं वो इतना लेते हैं, और उसके बाद हमको ये मिलता है। बाकी देशों में आप कन्वर्ट करके देखो ये करो फला, और अगर आप उसको फेवर कर रहे हो तो हाँ बिल्कुल, बाकी देशों में देखो इतने कम टैक्सेस है, हमारे देश में देखो कितने सारे। तो ये डिबेट जो है आप किसी ऑटो वाले के साथ भी कर लोगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट और इंटेलेक्ट नई नई आइडियाज पढ़ रहे थे, नए नए फ्रीडम, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे, मज़ा आ रहा था उनको। टोबैको ग्रोवर जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे, दूसरी जगह बेच नहीं पा रहे थे, तो ये क्लास इंटरेस्ट आ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ रहे थे यहाँ पर। बेसिकली जो ब्रिटिश है उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दी थी, है ना। उस पर एम्फेसिस यहाँ पर किया गया था। अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है, अमेरिका में क्या है बेसिकली जुडिशियल सुप्रीमेसी, है ना। तो यहाँ पर जो इंसान है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, है ना। और पार्लियामेंट्री लॉ जो है, जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटेन में, तो यहाँ पर था ब्रिटेन भाई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जो इंसान है उसके अधिकार जो है वो देखे जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ रहे थे। रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आपको पता होना चाहिए हमें रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट के तहत दिया गया। क्या 1861 के तहत एक्ट के तहत दिया गया, या हमें 1892 एक्ट के तहत दिया गया, क्या हमें 1909 एक्ट के तहत दिया गया, क्या हमें 1919 के एक्ट, कौन से एक्ट के तहत हमें रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर बेसिकली मिला। तो ये यहाँ पर आ रहा था। बॉस्टन टी पार्टी जो है ये बेसिकली 1773 में होती है। प्रोटेस्ट था टी टैक्स के अगेंस्ट में, जैसे सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में हमें दांडी मार्च जो है देखने को मिलता है ना। 1930 याद कीजिए, 1929 1930, है ना। वो पूरा जो कार्यकाल था ये 2-3 साल का, 1929 से लेकर 31 तक का, ये कितना रिवोल्यूशनरी था। तो ये चीज़ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी उस तरीके से हो रहा था कि भाई यहाँ पर भी वो स्लोगन जो है निकल कर आ रहे थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में भी हमें स्लोगन देखने को मिलते हैं। तो समझ रहे हो आप, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। काफ़ी सारे थिंकर्स निकल कर आ रहे थे, बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अपना योगदान दिया। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो दादा भाई नौरोजी है ना। मतलब बेसिकली क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। तो अलग अलग थियरीज जो है यहाँ पर इंडिया में जैसे प्रोवाइड की गई थी, वैसे वहाँ पर अलग अलग एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, उन्होंने वहाँ पर लिबरलाइजेशन, रिपब्लिकिज्म, देन उसके बाद वहाँ पर फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो मंत्र है ये यहाँ पर प्रोवाइड किए, है ना। अब ये तो हो गए लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। इमीडिएट फैक्टर्स क्या थे? इमीडिएट फैक्टर्स थे कि पहली ब्रिटेन और अमेरिकन कॉलोनीज जो है उनके बीच में यहाँ पर डिफरेंस जो है बरकरार था, है ना। लेकिन ये ब्रेकिंग पॉइंट पर कब गया? यहाँ पर जो सलमान और जैकलीन है उनके बीच में ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुआ? सलमान खान ने बोला तुम मोटी हो रही हो या फिर तुमको जिम लगाने की जरूरत है। यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुआ? यहाँ पर जो किंग जॉर्ज 3 है उसने जब यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर दिए नॉर्म्स, बस बस खत्म खत्म, ठीक है। डिफरेंट ब्रिटिश मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन करना शुरू कर दिया इकोनॉमिक मैटर में अमेरिकन कॉलोनीज के। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। भाई तुम ये 1 रुपया कहाँ दे रहे हो, तुम ये 50 पैसे कहाँ दे रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ ग्रीनविले, ब्रिटेन पीएम जो है उन्होंने यहाँ पर एग्जामिन करना शुरू किया अमेरिकन अकाउंट्स को, और जो ब्रिटिशर्स की इनकम है अमेरिका से जो आने वाली, उस पर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो खड़े करने शुरू कर दिए। सेवरल टैक्सेस यहाँ पर उन पर लगा दिए कि भाई तुमसे पैसा नहीं आ रहा है, हमको टैक्सेस लगाने हैं, जिससे कि हमको स्टैम्प एक्ट बोलिए, शुगर एक्ट बोलिए, काफ़ी सारे यहाँ पर आए। नेविगेशन एक्ट यहाँ पर फोर्सफुली लगाया गया। इसकी वजह से हम उनकी सटक गए। उन्होंने बोला भाई आली रे आली, आतमाजी बारी आली। फिर इसके बाद कई सारे इवेंट्स हमें देखने को मिले,
जो फाइनली यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है वो दिलाता है अमेरिका को। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैसेचुसेट्स असेंबली जो है वो देखने को मिलती है 1765 की। देन उसके बाद यहाँ पर बॉस्टन टी पार्टी देखने को मिलती है 1773 की। देन उसके बाद यहाँ पर फिलाडेल्फिया कांग्रेस जो है वो देखने को मिलती है। देन उसका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। फाइनली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस असेंबली की बात करते हैं तो 1765 की है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग जो है यहाँ पर अपनी कॉलोनीज उन्होंने बनाई, 13 कॉलोनीज यहाँ पर बनी थी। तो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर आए थे, अलग अलग अपना व्यवसाय कर रहे थे। सदर्न पार्ट में ज़्यादा फार्मिंग था, अपर पार्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज जो है वो देखने को मिल रही थी। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर अगर हम देखते हैं नदर्न पार्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो गए। तो बेसिकली लीडर जो है सभी कॉलोनीज के जितने भी यहाँ पर कॉलोनीज थी उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मैसेचुसेट्स यहाँ पर होते हैं। उनके कॉमन प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं, सब एक साथ आते हैं और अपने कॉमन प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन जब तक हमको ना मिले तब तक, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होगा तो ही हमारे हक की बातें होगी, तो ही हमारे हित की बातें होगी। यहाँ पर हमसे कोई प्यार नहीं करता है, तो इसलिए जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक कोई टैक्सेशन जो है प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो ब्रिटिश गुड्स है, जो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे थे उसको भी इम्पोर्ट जो किया जा रहा था उस पर भी यहाँ पर रोक लगाने की कोशिश की गई। उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम हमारी नहीं मानोगे, हमको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो ना ही हम टैक्स पे करेंगे और ना ही यहाँ पर आपका इंपोर्ट जो है वो लेंगे, मतलब बेसिकली स्वदेशी, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो थ्रेट है, ये यहाँ पर स्टैम्प एक्ट जो उन्होंने लगाया था ब्रिटिशर्स ने, उसको रिपेल यहाँ पर कर दिया गया कि भाई घबरा गए, है ना। यहाँ पर राइट्स की बात जो है वो की जाने लगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर बोला कि उनके जो अधिकार है टैक्सेस लेवी करने के कंज्यूमर गुड्स, ये यहाँ पर पेपर, ग्लास, टी, पेंट्स, ये सब। देन उसके बाद यहाँ पर जो कॉलोनीज है उन्होंने अपोज कर दिया, सारी चीज़ों को अपोज कर रहे थे, है ना। लोकल असेंबली में बेसिकली नहीं तो अच्छे खासे इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है हमको चाहिए रहेगा। तो ये सारी प्रोटेस्ट यहाँ पर चलने लगी टैक्सेस के रूप में। और उसी के साथ से यहाँ पर इंपोर्ट जो है काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि इतना यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा था, इनके द्वारा इतना रिवोल्ट किया जा रहा था, तो जो इंपोर्ट है वो भी यहाँ पर कम हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश जो है उन्होंने अगेन बैक ट्रैक्ट, लेकिन राइट टू लेवी टैक्सेस, अबॉलिश टैक्सेस ऑन टी। यहाँ पर क्या था कि जो टैक्सेस है टी पर, टी यार चाय और चाइना, ये तो इंडिया में भी कब तक चलता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली बेसिकली। तो एक असेंबली होती है जहाँ पर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये असेंबली में सब कॉलोनीज एक साथ आती है और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन बोलती है कि जब तक हमारे हित की बातें नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और जो इम्पोर्ट है वो भी नहीं करेंगे। इम्पोर्ट कम हो जाते हैं, बाकी टैक्सेस जो उनको कम करने की यहाँ पर बात की जाती है। बॉस्टन टी पार्टी, यहाँ पर कॉलोनीज जो है वो जो चाय आ रही थी, जैसे उन्होंने बोला ना टैक्सेस पर, जो चाय है उस पर टैक्सेस नहीं हटाए गए, तो जो शिप आ रही थी चाय को लेकर, है ना, तो वो बॉस्टन में, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बॉस्टन में आने वाली होती है। ये लोग बोलते हैं कि भाई चाय आप हटा दो टैक्सेस, ये हटाने को तैयार नहीं, क्या कर लेंगे ये लोग। तो बॉस्टन में जो गवर्नर है वो बोलता है कि शिप को अनलोड करो। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स थे उसमें सैमुअल एडम्स जो है यहाँ पर हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। वो यहाँ पर क्या करते हैं, सारा जो चाय है उसको डंप कर देते हैं पानी में। ये जो इंसिडेंस है इसको कहा जाता है बॉस्टन टी पार्टी। ये होती है 1773 में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद फिलाडेल्फिया कांग्रेस यहाँ पर आती है। जो कॉलोनीज है जॉर्जिया को छोड़कर, ये जो जॉर्जिया आपको नज़र आ रहा है इसको छोड़कर जितनी भी कॉलोनीज है वो अपने डेलीगेट सेंड करती है पहले कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो फिलाडेल्फिया में हेल्ड हुआ था 1774 में। तो यहाँ पर कौन नहीं गया था, ये कॉलोनी का नाम पता रहना चाहिए, कभी प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ये जो कांग्रेस है इन्होंने अपील किया ब्रिटिश किंग को कि वो रिस्ट्रिक्शन जो है इंडस्ट्रीज पर उसको रिमूव कर दे, कोई भी टैक्सेशन बिना उनके कंसेंट के ना लगाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एसोसिएशन है मिलिट्री, जो यहाँ पर प्रिपरेशन है वो भी शुरू करती है, मिलिट्री प्रिपरेशन। ब्रिटिश किंग बेसिकली उनके जो एक्शन है उसको एज अ म्यूटिनी देखते हैं। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो कॉलोनीज है कॉलोनीज जाती है वहाँ पर और जो ब्रिटिश किंग है उसको बोलती है कि भाई आप यहाँ पर हमारे कंसेंट के बिना कोई भी टैक्स मत लगाओ। और उसी के साथ साथ ये अपनी आर्मी भी थोड़ी बहुत खड़ी करने की कोशिश, ये जो कॉलोनीज है अपनी आर्मी खड़ी करने की कोशिश करते हैं, मिलिट्री प्रिपरेशन जो है उसके लिए भी शुरुआत करते हैं।
अब ये जब ब्रिटिश को पता चलता है कि भाई इस तरीके से हरकत कर रहा है, तो उनको लगता है ये म्यूटिनी करने वाले हैं, ये विद्रोह करने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उनको अमेरिका में भेज देते हैं, जो ब्रिटिश ट्रूप्स है, ब्रिटिश सोल्जर्स है, उनको अमेरिका में भेज देते हैं। और यहाँ पर जो पहला क्लैश है वो शुरू होता है, पहला क्लैश यहाँ पर शुरू होता है 1775। देन उसके बाद जो ब्रिटिश किंग है वो फिर से यहाँ पर, उनके पास अपनी डिमांड जो है वो रखी जाती है ब्रिटिश किंग के पास, लेकिन ब्रिटिश जो है वो फाइट यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो कांग्रेस है वो अडॉप्ट करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को। ये थॉमस जेफरसन जो है उन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट किया था कि नहीं भाई अब यहाँ पर चाहिए क्या, आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। देन उसके बाद होता है यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर होता है इक्वलिटी फॉर ऑल मैन, कि लोग जो है यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सभी यहाँ पर एक है ना। लोग जो है उनके अधिकार की यहाँ पर बात की जाएगी, कॉलोनीज जो है वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो इसीलिए देख रहे हो विनोद कैसे आज़ादी मांगी जा रही है, छीन के ले रही है यहाँ पर आज़ादी, एक्चुअल में यहाँ पर छीन के आज़ादी जो है वो ली जा रही है ना। एंड देन आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाता है इंडिपेंडेंस का, यहाँ पर फॉर्मल बिगिनिंग जो है वो शुरू हो जाती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, है ना। बेसिकली लास्ट मोर देन 6 years, यहाँ पर 6 साल यहाँ पर चलता रहता है। बैटल ऑफ सैरागोटा होता है 1777 में। यहाँ पर मिलिट्री टर्निंग पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का। ब्रिटिश फोर्सेस जो है यहाँ पर बुएंज इसके अगेंस्ट में सरेंडर कर देते हैं अमेरिकन को। सोचिए अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सरेंडर जो है कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन फर्दर अमेरिकन जो है सेवरल डिफीट यहाँ पर फेस करते हैं। कब तक, तो यहाँ पर 1778 जो है तब तक काफ़ी स्ट्रगल होता है अमेरिकन को। ठीक है, एक बार भले यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, उनके हार जो है उनको झेलना पड़ता है ब्रिटिशर्स को, लेकिन वे ब्रिटिशर्स और ताकतवर हो जाते हैं और अमेरिकन को यहाँ पर मात देते रहते हैं। लेकिन फिर पिक्चर में आता है फ्रांस। जी हाँ, फिर पिक्चर में आता है फ्रांस। जब हम फ्रांस का रिवोल्यूशन देखेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कैसे ये जो फ्रांस ने अमेरिकन को हेल्प करने की कोशिश की, उसके वजह से वहाँ पर क्या परिणाम हुआ कि वहाँ पर रिवोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो आता है और फ्रांस भी यहाँ पर मदद करता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और स्पेन जो है वो भी यहाँ पर आता है एज एन अलाई ऑफ फ्रांस। तो इस तरीके से फाइनली क्या होता है, फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम सुना होगा आपने हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स है उसमें, वो यहाँ पर सरेंडर कर देता है न्यूयॉर्क टाउन में 1781 में, और यहाँ पर ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, और अमेरिका को यहाँ पर सक्सेस मिल जाती है। तो फाइनली क्या था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1783 में। ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एंड जो यूएसए ब्रिटेन है उनके बीच का युद्ध खत्म हो रहा है। कॉलोनीज जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज फ्री सोवर। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पर वो बन जाते हैं, और यहाँ पर बेसिकली उनको जो भी अधिकार है वो सारे सौंप दिए जाते हैं, भले वो टेरिटरी हो, प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट हो, डिफेंस हो, सारी चीज़ें उनको दे दी जाती है। यूएस वुड गिव बैक कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑफ लॉयलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर स्पेन जो है एक सेपरेट ट्रीटी साइन करता है ब्रिटेन के साथ, और यहाँ पर फ्लोरिडा जो उनको चाहिए था वापस ले लेता है, जो ब्रिटिश को वो हार गया था फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस में, ये फिर से ले लेता है। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो उनकी बुरी तरीके से शिकस्त होती है, और यहाँ पर अमेरिका जो है वो बनकर उभरता है। अब फिर देन उसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ पर जो 13 कॉलोनीज थी, ये कॉलोनीज स्प्रेड होती है, जो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जाती है, और काफ़ी सारी कॉलोनीज यहाँ पर डेवलप हो जाती है। एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर कॉलोनीज जो है वो साथ में आती है और एक देश खड़ा करती है जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से हमें पूरा जो बेसिकली सक्सेस है अमेरिका की वॉर की, ये देखने को मिलती है। तो अब कॉजेस क्या थे अमेरिकन वॉर ऑफ? सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स का ओवर कॉन्फिडेंस था भाई साहब, ब्रिटिशर्स का ओवर कॉन्फिडेंस था। मतलब शुरुआत से अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रिवोल्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। उनको ये लग रहा था 3-4 दिन की बात है, इनको ख़त्म करके अपन ले लेंगे, है ना। ये हो रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। दूसरा था ये दूरिया, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो ब्रिटिश के काफ़ी दूर था, मतलब वहाँ बीच में समंदर आ रहा है तो काफ़ी दूर था। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो अमेरिकन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो कर पा रहे थे, ध्यान जो है ब्रिटिशर्स वहाँ पर नहीं दे पा रहे थे। तीसरा था ब्रिटिशर्स का KLPD हो गया। ब्रिटिशर्स अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर बेसिकली सोच रहे थे कि भाई अमेरिकन तो अपने ही लोग हैं, अपनी है, अपने तो अपने होते हैं, अपने कभी अपने को धोखा नहीं देंगे। इसलिए शुरुआत में याद कीजिए
शुरुआत में याद कीजिए जो उसने बोला था, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है क्यों उसने वैसा बोला था। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ यहाँ पर फेल हो गई थी लॉयलिस्ट जो है उनको समझने में। फिर सभी तरफ आज़ादी, जो लिबर्टी की स्पिरिट है वो यहाँ पर अमेरिकन को सक्सेस दिला रही थी कि भाई लिबर्टी, आज़ादी जो है चाहिए। लीडर्स अहिंसा वाले थे क्या? है ना? यहाँ पर मिलिट्री सक्सेस कि भाई यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर भाई हिंसा जो है वो होना है, ठीक है? तो यहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन, मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त थी ताकि उनको शिकस्त जो है ज़बरदस्त तरीके से मिले। सिग्निफिकेंस क्या था? अमेरिकन कॉलोनीज जो है फर्स्ट कॉलोनीज थी जिनको इंडिपेंडेंस मिला। तो एक ज़बरदस्त तरीके की लहर जो है बाकी कॉलोनीज में भी स्प्रेड हुई। 1789 में यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आती है। फर्स्ट रिटन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली, इंक्लूडिंग प्रीएम्बल, है ना? बिल ऑफ राइट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन, जस्टिस, सेंट्रल लॉ, ये सारी चीज़ें उसमें निकल कर आती है। अमेरिकन रिवोल्यूशन यहाँ पर पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है दुनिया में स्थापित करती है। अमेरिकन फेडरेशन जो एक मॉडल बनता है बाकी कंट्रीज के लिए भी, है ना? आइडियाज़ जो है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फंडामेंटल राइट्स की, नेशनलिज्म की, एंटी कॉलोनिज्म की, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बाकी कॉलोनीज जो है यहाँ पर साथ में आती है और बाकी कॉलोनीज बोलती है कि यार एक काम करते हैं, हम यहाँ पर साथ में आते हैं और साथ में आने के बाद यहाँ पर एक देश बनाते हैं, ठीक है? तो अभी इनमें क्या होता है, इनमें भी प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है, साथ में सारी चीज़ें हो रही है, वो सब तो हो रहा है, कामकाज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ साउथ जो था, अमेरिका का नॉर्थ साउथ जो है, ऊपर क्या था, इंडस्ट्रीज वाले लोग थे, नीचे फार्मिंग वाले लोग थे, नीचे स्लेव्स सिस्टम जो है ज़्यादा थी, ऊपर नहीं थी। तो अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ तो बन गई, साथ में आकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। लेकिन उसके बाद नॉर्थ साउथ का जो डिफरेंस है, खासकर स्लेव्स के ऊपर, ये यहाँ पर बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से हमें अमेरिकन सिविल वॉर जो है देखने को मिलता है, जो हम देखने वाले हैं अगले पार्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अमेरिकन रिवोल्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब मैं आपको स्टोरी के वाइज, देन जो आपको लिखना है मेन से रिलेटेड, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि PDF अच्छे तरीके से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।